नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सती। इस टाइम पे मैं हूँ चौखुटिया में, और चौखुटिया में आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने देश की सेवा की है, बॉर्डरों में रहे, देश की सेवा करी। इन लोगों को देश की सेवा के बाद राजनीति में उतरना पड़ रहा है, तो अभी किसी पहचान की मोहताज नहीं है मैडम। तो बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेजर संतोष भंडारी, यूकेडी से भी अब मैडम जुड़ गई हैं, तो सीधे मैडम से हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका न्यूज़ 13 उत्तराखंड में। धन्यवाद सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो कैसे मैडम देश में सेवा करी, आप लोग फौजी लोग हो। जी। एक फौजियों का अपना एक अलग ही पूरा दिनचर्या सब कुछ अलग होती है, हाँ जी। थोड़ा कड़क भी होते हैं। जी। अब आप राजनीति में आना चाह रहे हो तो ये दलदल है, हम्म। कैसे आप इस राजनीति की तरफ मोड़ें? ऐसा है, देखिए, मैं तो एक प्रशासनिक अधिकारी रही हूँ हमेशा पूरे देश के विभिन्न एनसीसी बटालियंस में, और हमने फौजी ऑफिसर्स तैयार किए हैं। 35 वर्ष भारत सरकार की सेवाओं के बाद में जब मैं अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड में पहुँची, तो यहाँ की जो राजनीतिक हालत देखकर और यहाँ के जो राजनेताओं ने इस प्रदेश का पिछले 25 वर्षों में जो बेड़ा गर्क किया है, और जनता जो यहाँ इस वक्त त्रासदी झेल रही है। एक तो देखिए, पहाड़ी राज्य होने के कारण हम पर प्राकृतिक आपदाएं भी समय समय पर आती रहती हैं, तो इंसान प्राकृतिक आपदाओं को झेले या इनकी जो राजनीतिक मार है उसको झेले। तो हम तो हर तरफ से यहाँ के जो बाशिंदे हैं बहुत परेशान थे। तो जब भी मैं गांव-गांव में भ्रमण करती रही हूँ इन 5 सालों में रिटायरमेंट के बाद, तो मुझे लगा कि यहाँ जब तक आप एक्टिव राजनीति में नहीं आओगे तो हम ज़्यादा जनता के लिए कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने राजनीति की तरफ प्रस्थान किया और मैं राजनीति में आई हूँ, और अब लोगों से मिल रही हूँ तो बहुत जन समस्याएं सुनने को मिल रही हैं। दिक्कतें तो हैं, पहाड़ में रहना तो पहाड़ जैसी मुसीबतों को झेलना है। यहाँ पहाड़ में रहना कोई आसान बात नहीं है। जी। इसी पलायन क्यों हो रहा है, इसीलिए हो रहा है, सुविधाएं नहीं है। आज जहाँ आप बैठे हैं, भुवन भाई ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, हाँ जी। लोग जागे। मेरे को एक चीज़ का भुवन भाई से ये संतुष्टि है कि जो सो गए थे वो जागे। ये आंदोलन चौखुटिया से पूरे गढ़वाल तक गया, हाँ जी। और अभी भी है, चल रहा है चारों तरफ। तो ऐसे लोगों की तो सख्त जरूरत है। हम तो कहते हैं कि इस प्रदेश में भुवन कठैत जैसे पूर्व सैनिक अगर हमारे पास 4 भी आ जाएं तो इस प्रदेश की बिल्कुल दशा सुधार देंगे। क्योंकि यहाँ क्या है ना, पहाड़ी सो रखा है अभी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद भी पहाड़ जाग नहीं रहा है, तो मुझे कई बार हैरानी भी होती है कि रोने को तो आप रोज़ रोते हैं, रोज़ आप सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती तो फिर आप अंधे क्यों बन जाते हैं, आप सब के सब धृतराष्ट्र क्यों बन जाते हैं? आपको दिखाई नहीं देता या आपको समझ नहीं आ रही है? आप अपनी अगली जनरेशन के लिए क्यों नहीं जाग रहे हैं? हमारी पिछली जनरेशन ने तो बोलते नहीं, उत्तराखंड में गढ़वाली में बोलते भांडा मठैन, भांडा मठैन मतलब हमने बर्तन धोए हैं। तो क्या अगली जनरेशन को भी आप बर्तन धोने के लिए ही बनाना चाहते हैं? तो मैं तो यहाँ से भुवन भाई को हैट्स ऑफ बोलती हूँ, और इनकी तरह जिद्दी आदमी जो कहते हैं ना कि जिद, इन्होंने जिद पकड़ ली है कि उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करवा के रहेंगे। और ये इन्होंने जो चौखटिया से जो ज्योत जलाई है, लौ जलाई है, वो पूरे प्रदेश को जलाकर रख देगी। मैं बता रही हूँ कि अगर यहाँ पर ये हेल्थ सुविधाएं ठीक नहीं हुई तो आज एक भुवन है, कल 100 भुवन यहाँ पैदा होंगे। सबसे ज़्यादा पहाड़ में हेल्थ सुविधाओं की ज़रूरत है। आप सोचिए, प्रसूताएं हमारी बच्चे पैदा करते वक्त मर रही हैं, तो आप एक बेसिक हेल्थ सुविधा यहाँ पे नहीं दे पा रहे। तो आपने 25 वर्षों में क्या किया? आपको इतना करोड़ों रुपए का फंड आता है, कहाँ जा रहा है? क्या सिर्फ यहाँ पर ये धामी सरकार और धामी सरकार के जो ये वीआईपी हैं वो पल रहे हैं? जनता को तो यहाँ कोई सुविधाएं मिल ही नहीं रही हैं। शिक्षा का हालत वही है, हजारों स्कूल बंद हो गए हैं, नौकरियां यहाँ पर उत्तराखंडियों के लिए नहीं है, बाहर से आए हुए लोगों को नौकरियां बेची जा रही हैं, भू माफियाओं ने यहाँ कब्जा कर लिया है, जंगल हमारे बिक गए हैं, गंगा यमुना यहाँ से निकलती, पानी हमारे पास नहीं है। तो आप बताइए, नलके लगा दिए हैं जिनमें पानी नहीं है, कूलें खोल दी हैं उसमें पानी नहीं है। तो जनता तो उत्तराखंड की पिछले 25 वर्षों से अपने बेसिक्स के लिए ही लड़ाई लड़ रही है। नहीं, जनता तो लड़ी रही है, पर आपको क्या लगता है, चलो आप 5 साल पहले रिटायर होकर के आए, अभी आप चाहते हैं कि मैं राजनीति के थ्रू जन सेवा करूं। जी। हमारा ये
जो उत्तराखंड है, इसकी अपनी राजधानी तक नहीं है। हाँ। जब ये राज्य बना था उस टाइम पे अगर कोई बच्चा पैदा हुआ होगा तो शायद उसके यहाँ शादी होके उसके भी बच्चे हो गए, जी। उस बच्चे ने अपना घर बसा लिया। हाँ जी। लेकिन ये जो हमारा घर है उत्तराखंड, हाँ, इसका अपना घर नहीं है। यही तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सारे के सारे जितने भी नेता हैं ना, ये राष्ट्रीय पार्टियों के, ये देहरादून छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते और इसीलिए पहाड़ का आज विकास नहीं हो रहा है। आपने पिछले दिनों देख लिया कि सदन यहाँ पर गैरसैंण में सिर्फ 4 घंटे के लिए चला, 1.5 दिन चला है। तो क्या उसके लिए हजारों करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार कर रखा था कि एक दिन एक पहाड़ प्रदेश बनेगा, पहाड़ी प्रदेश बनेगा जिसका नाम उत्तराखंड होगा और उसकी राजधानी गैरसैंण होगी, और उसके लिए सब कुछ तैयार है, सिर्फ इन्होंने अपने वहां से ब्रीफकेस उठा के लाने हैं और यहाँ पर बैठना है। लेकिन नेताओं ने तो यहाँ कसम खा रखी है कि पहाड़ में हमको आना ही नहीं है, जिसके कारण हमारे पूरा ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, आप कर्णप्रयाग से और यहाँ तक आप देख लीजिए पूरे कुमाऊं का जो एरिया है। मैं तो रात को उस दिन पहुंची हूँ 11 बजे। मैं तो ये सोच रही थी अगर रात को यहाँ किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो यहाँ तो कोई फर्स्ट एड देने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। तो राजधानी गैरसैंण होगी तभी इस पहाड़ का विकास हो पाएगा, जहाँ से कुमाऊं और गढ़वाल का विकास तभी संभव है, वरना यहाँ पे संभव नहीं है। तो तभी तो मैं कह रही हूँ कि आप रीजनल पार्टी को लाइए यहाँ पे। हम लोग गैरसैंण से राजधानी अपना शुरुआत करेंगे और हम तो ये कहते हैं कि जिस दिन यहाँ राजधानी गैरसैंण में आ गई उसके बाद यहाँ टोटली चेंज स्थिति हो जाएगी। कमांड कौन संभालेगा इस बार चुनाव में? कौन कमांडिंग ऑफिसर होगा यूडी का? देखिए, कमांडिंग ऑफिसर तो वो होगा जिसमें वो कमांडिंग ऑफिसर की क्वालिटीज होंगी। जैसे कहते हैं ना, OLQ होना जरूरी है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होना जरूरी है। तो हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है उत्तराखंड क्रांति दल में, लेकिन जिसमें वो दम होगा, जो इस प्रदेश को संभालने की जो हैसियत रखेगा, जिसमें दम होगा, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होंगी, वो यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा यूकेडी का। हम आज कोई नाम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। आप देख रहे हैं पिछले इतने वर्षों से हमारे देखिए क्रांतिकारी नेता भी हुए हैं। आज हम लोग आशुतोष नेगी भाई यहाँ पर इतना काम कर रहे हैं, हमारा आशीष नेगी युवा जो हमारा है वो इतना काम कर रहा है, और पुराने भी काफ़ी लोग हमारे पास हैं। हम तो कहते हैं कि ऐसे जो नेता है ना, वो यहाँ की कमांड संभालें, जिन्होंने यहाँ पर हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ी है, अंकिता भंडारी से लेकर और आज तक जितने भी यहाँ पर लोगों के साथ में जो उत्पीड़न हो रहा है, वो लोगों की लड़ाई लड़ने में हमारा भाई सबसे आगे है। तो आशुतोष भाई से यहाँ पे एक सवाल है मेरा, वो भी अच्छा खासा, क्योंकि पहले से जुड़े हुए हैं पार्टी से, आपसे भी जी। आप ऐसी जगह पे बैठे हैं आशुतोष भाई, ये जगह जो है ये आपके यूकेडी के जनक की धरती है, स्वर्गीय विपिन चंद्र त्रिपाठी, जिन्होंने यूकेडी की नींव रखी है। ये उनकी जगह है। वो विधायक भी बने, तभी तो यहाँ आते हैं बार-बार प्रेरणा लेने के लिए। वो विधायक भी बने, दुर्भाग्य था अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। जी जी। 2 बार उनके पुत्र ने विधायक बन करके यहाँ पे काम किए, तीसरी बार फिर वो भी हार गए। और आप अभी चलो अच्छे, आप अच्छी खासी कोशिश कर रहे हैं, आप आपके जीतेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं फिर आपके 2-4 लोग 10 लोग जीते तो फिर आप शामिल हो जाओ कहीं, तो फिर जनता आपसे विमुख हो जाए? उनका नहीं, इनका तो काम यही है भाई। नहीं, आपके सवाल में इसका जवाब है कि आपने खुद ही कह दिया कि जनता विमुख हो जाए, तो भाई ऐसी ऐतिहासिक भूल दोबारा तो नहीं करेंगे हम। ये तो आपके उसमें जो आपने प्रश्न पूछा उसमें ही उत्तर है इसका, कि जो ऐतिहासिक भूल की थी पहले, वो अब यूकेडी के लोग नहीं दोहराएंगे। जो भी करेंगे अपनी विचारधारा पर चल के करेंगे। अगर सत्ता में आए तो सरकार उस तरह से काम करेगी, जैसा आपको पता है कि राजधानी सत्र नहीं चलेगा, सीधे राजधानी यहाँ आने वाली है, अगर शपथ ग्रहण यहाँ होने वाला है, सब कुछ यहाँ होने वाला है। मतलब एक बोलते हैं ना रिवर्स माइग्रेशन, हम पॉलिटिक्स ही रिवर्स करने वाले हैं उत्तराखंड में। देहरादून से नहीं चलेगी, टूरिस्ट बन के पहाड़ी से नहीं आएंगे आप। अब परमानेंट यहीं रहेगी राजधानी, परमानेंट। 12 के 12 महीने सरकार यहाँ से चलेगी। ये हमारा कमिटमेंट है। ये यूकेडी की यही विचारधारा है 79 से कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। अब जब राष्ट्रीय दलों की सरकारें रही तो उन्होंने बनने ही नहीं दी सरकार, लेकिन बनेगी अगर यूकेडी की सरकार, राजधानी 101%, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। रह गई बात की भाई अगर कम विधायक आएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो मुद्दों पे लड़ेंगे ना वहाँ पे।
भाई नहीं, विधानसभा मैं ये है, कहना चाह रहा जितने हूँ, भी विधायक आएंगे वो विपक्ष लड़ेंगे, में बैठेंगे विपक्ष में बैठेंगे जी, या फिर साथ देकर के वही काम विपक्ष करेंगे। में बैठेंगे, विपक्ष बिल्कुल विपक्ष में बैठेंगे। अगर कम विधायक आएंगे तो विपक्ष में बैठेंगे। आज भी तो सड़कों पर लड़ रहे हैं, सदन में लड़ेंगे, क्या दिक्कत हो रही है, क्या फर्क पड़ रहा है? भाई हमारे अधिकार तो होंगे ही ना, एज ए विधायक तो हमारे अधिकार होंगे ही। आज से ज़्यादा मजबूत तो हम हो ही जाएंगे। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? विपक्ष में रहेंगे, विपक्ष में रह के जो है लड़ाई लड़ेंगे, क्या दिक्कत हो रही है? चलो ये अच्छी बात है, आपकी बार आप किसी को ऐसे सपोर्ट करके खुद ना अपना नुकसान करेंगे, ना जनता अच्छा का काम नुकसान करेंगे, करेंगे, जनता का भी नुकसान नहीं बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे साहब अभी बहन अंकिता का इतना जोर शोरों से चल रहा है, इतने नामों का खुलासा हो रहा है जी। आए दिन। वो मैडम सनावत जो भी खुलासे कर रही हैं, हाँ जी। क्या है ये? आपको लगता है कि हमारे उत्तराखंड जैसे राज्य में ये चीज़ें, और ऐसे नेता लोग जिनका बिल्कुल उन्होंने खुला बोल दिया कि ये आदमी था भाई, इसकी सेवा के लिए बहन की हत्या हो गई। जी देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अंकिता की माँ पिछले 3 वर्षों से एक वीआईपी का नाम ले रही थी, अजय कुमार। तो उस वक्त सब ने इसको इग्नोर कर दिया, और सब ने, किसी ने, आप देखिए उसमें धामी जी भी इंक्लूड है, जिन्होंने कहा कि ये वीआईपी कोई नाम नहीं है, वीआईपी रूम की बात हो रही है। अब इन बहन ने जो खुलासा किया है वो बिल्कुल ठीक किया है और बिल्कुल सत्य किया है और एविडेंस के साथ में किया है। तो मेरा तो कहना यही है कि अभी सीबीआई की जांच होना बहुत ज़रूरी है, और अदरवाइज़ ये जो हम सोशल मीडिया पे बयानबाजी कर रहे हैं, कोई उनको नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई यहाँ पर अपना क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति का कार्ड खेल रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आप एक बेटी को न्याय नहीं दे रहे हैं, और आप अपनी अलग गेमिंग यहाँ पर कर रहे हैं। कोई बचाने के लिए कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के भी आज की डेट में 2 गुट बन गए हैं। एक इन नेताओं को बचाने के लिए, और दूसरा कह रहा है सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो पूरा उत्तराखंड यही कह रहा है इस वक्त कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और भाई साहब, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, मैंने अपने केस भी उतरवा दिए हैं। ये मैंने केस इसलिए उतरवाए कि इस धरती की बेटी की, इस देवभूमि की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मैं अभी 2 दिन पहले ही क्या कहते, माता वैष्णो के दरबार से आई हूँ, और वहाँ पर भी माँ को मैं ये प्रार्थना करके आई हूँ कि इस प्रदेश की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और ये मैंने अपने, कहते हैं कि जो बाल होते हैं ये एक स्त्री का गहना होता है, और मैं अपने गहने को वहाँ माता के दरबार में अर्पित करके आई हूँ, और सिर्फ इसलिए कि हमारी बेटी को न्याय मिले। तो आपने न्याय दिलाने के लिए अपने केस उतार जी। दिए। इस मामले में आशुतोष भाई और अच्छी तरह से बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, उस टाइम पे लड़े भी हैं। आज 3-4 साल हो गए, उस टाइम पे खूब संघर्ष किया। वही सेम कहानी आज भी हो गई। आशुतोष भाई, आपको लगता है कि अब न्याय मिलेगा? भाई वो सनावर मैडम तो कह रही कि मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच नहीं होने दी, उसमें तो सीधे बोल रही है। आपको पता है उस टाइम पे आप जितने लोग लड़े, पत्रकार भी जो थे, उन पर भी केस हुए। अभी आपको शायद पता है नहीं है, कल फिर 28 लोगों पे फिर मुकदमे ठोक दिए सरकार ने। तो ये न्याय दिलाने के लिए हो रहा है, या फिर अब चौथे स्तंभ को भी बस दबाओ, रोज परेशान करो, आगे बात जाए ना? नहीं, ऐसा है ना कि ये जो इन्होंने, एक तो अनुसूचित जाति आयोग का जो नोटिस आ रहा है, ये अनुसूचित जाति आयोग है या ये भाजपा का आयोग है? ये है कि नहीं भाई? इसमें जाति की बात कहाँ से आ गई? जाति की बात आई कहाँ से? किसी भी जाति का एक पर्टिकुलर व्यक्ति या महिला कोई गलत काम करता है तो इसका मतलब वो थोड़ा है कि आप जो है वो जाति ही खराब हो गई। भाई होने को तो हमारी ठाकुरों की बेटी थी वो, अंकिता भंडारी, ठीक है ना? और मारा है किसने? ये सारे दलित समाज से आते हैं। लेकिन हम दलित समाज, हम ठाकुरों का दुश्मन था, हम थोड़ा मान लेंगे? नहीं, एक आदमी गलत करेगा उसके हम लिए तो पूरे समाज को प्रताड़ित तो नहीं कर भाइयों सकते। का, अनुसूचित जाति के भाइयों का, सभी का सम्मान करते हैं, हमारे उनके साथ खाना खाते हैं, सब कुछ है, हमारे साथ सोते हैं, उठते बैठते जागते हैं। अरे ये तो जातिवाद, इसमें क्या रखा हुआ है? आप जो है मानवता पे चलो ना। आप किसी की भी बेटी थी, वो चाहे ठाकुर की थी, चाहे वो ब्राह्मण की, शूद्र की थी, वैश्य की थी, अनुसूचित जाति के भाई की बेटी होती, तो क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए था क्या? भाई किसी ने भी अपराध किया है, चाहे वो दुष्यंत कुमार है, चाहे वो अजय कुमार है, या 3 आरोपी जो जेल में बंद हैं, तो भाई उनको सजा तो मिलनी चाहिए ना। उससे जाति का क्या मतलब है? और क्या मजाक बना रखा है अनुसूचित जाति आयोग का? अनुसूचित जाति आयोग उस दिन कहाँ चला जाता है जिस दिन जो है पौड़ी का जितेंद्र जो है आत्महत्या करता है। वो भी तो अनुसूचित जाति का भाई था।
और वो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो हिमांशु चमोली था वो पुष्कर सिंह धामी जी का क्लोज था, तो वहाँ अनुसूचित जातीय आयोग की जो है आंख बंद हो जाती है। तो ये तमाशा तो जनता देख ही रही है ना। आज जितेंद्र के साथ अनुसूचित जाति आयोग खड़ा क्यों नहीं है, आप पता करिए ना। उस मैं जितेंद्र की आपसे भी थोड़ा लड़ाई हम यही लड़ रहे हैं। जानना चाह रहा हूँ ना, आप जितेंद्र के लिए भी लड़े, हाँ, जितेंद्र के लिए भी लड़ रहे हैं। आप उसके शुरू से ही लड़ आप रहे हैं। बताइए ना, एक भी व्यक्ति ऐसा पीड़ित बता दें जिसके लिए हम लोग आगे नहीं आते हैं। यूकेडी के लोग हर जगह आगे आते हैं, जो भी गलत होते हुए हमें दिखाई देता है वहाँ हम खड़े होते हैं। तो आप बताइए कि मतलब आपने क्या मजाक बना रखा है कि अपने आपके दल के लोग अगर अपराधी सिद्ध हो रहे हैं और आप ही के लोग सिद्ध कर रहे हैं। भाई अगर सुरेश राठौड़ था तो आपका ही भाजपा का विधायक था ज्वालापुर का, उन्हीं की पत्नी है, सारे लोग आपके ही हैं, वही लोग कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि आपके लोग कह रहे हैं भाई इसकी जांच कराओ, इनकी मोबाइल जो है उसको फॉरेंसिक के लिए भेजो, उनके उर्मिला जी का बयान दर्ज कराओ। आरती गौड़ का नाम आ रहा है तो वो भी कह रही है, उनका कल रात में मुझे फोन आया था कि मैं तो जो हूँ, आप बताओ तो सही मुझे कहाँ पे क्या बोलना है, मैं कोर्ट में बयान देने को तैयार हूँ। मामला तो दबाया गया। देखिए जब ये काम हुआ वहाँ पे, सबसे पहले आपकी यमकेश्वर की विधायक वहाँ जा करके उसको तोड़ रिजॉर्ट तोड़ के आई, वो तोड़ के आई, बिल्कुल आई तोड़ के, फिर उस पर आग लगा दी। बिल्कुल हुआ, सब कुछ हुआ। स्टार्टिंग से ही गलत है ना। साक्ष्य मिटाए गए शुरू से ही, और साक्ष्य इसलिए मिटाए गए कि बड़े लोगों के नाम दबाने थे। मारा क्यों गया, बड़े लोगों के नाम छुपाने थे। अंकिता को क्यों मारा, क्योंकि ये दुष्यंत गौतम और ये अजय कुमार और ये वीआईपी जो वहाँ अय्यासी करने के लिए आने वाले थे, इनके नाम न खुल जाएं। आज खुल गए 3 साल बाद। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, मेरे को बहुत किसी ने आर्मी बैकग्राउंड के हमारे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार 2 फौजी जा रहे थे घर, और काले वाले संदूक उनके होते हैं, वो एक का संदूक खाली था और एक का भरा था। एक जो है पैसे थे उसके पास, तो वो अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी ले जा रहा था। तो रात को कहीं रुक गए रास्ते में, तो जो जिसके पास कुछ नहीं था उसकी नीयत खराब हो गई। उसने दूसरे फौजी को कहा कि मैं अगर तुझे मार दूं तो तेरी गवाही कौन देगा। तो बाहर वहाँ बारिश हो रही थी, तो उसने कहा यार ये बारिश हो रही है और ये बुलबुले जो हैं ये उठ रहे हैं, शायद ये बुलबुले मेरी गवाही दे दें। तो उसने कहा यार बुलबुले भी कोई गवाही देते हैं। उसने उसको मार दिया। उसके बाद जब गांव में पहुंचा तो ये हो गया कि वो मिसिंग हो गया कहीं से, उसको रास्ते से बाघ ने खा लिया, क्या हो गया कुछ पता नहीं है। कुछ साल बाद क्या हुआ कि एक दिन फिर से बारिश हो रही थी और फिर बारिश की बूंदें पड़ रही थी और बुलबुले उठ रहे थे। तो उसकी बीवी ने कहा कि फौजी की जिसने उसको हत्या करी थी कि देखो कैसे बुलबुले उठ रहे हैं। तो वो हा हा करके हंसने लगा कि यार बुलबुले भी किसी की गवाही देते हैं। कहते बुलबुले गवाही देते हैं, क्या कह रहे हो आप। अरे मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि वो जो फौजी था उसको मैंने ही मारा था, और वो भी उस दिन कह रहा था कि बुलबुले कोई गवाही देते हैं, तो उसकी गवाही हो गई। कहते क्या, लेकिन तू ये बात जाके किसी को मत बोलना। अब वो महिला थी, सुबह वो धारे में गई पानी लेने को, उसने पड़ोस की महिला को बता दिया कि भाई मेरे पति ने, उस फौजी को मेरे पति ने मारा था, और ये कहा था उसने कि बुलबुले कोई गवाही देते हैं, लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी और वो ऐसा कह रहा था, तो मेरा पति हंस रहा था और बोल रहा था कि मैं नहीं मारा, बुलबुले क्या गवाही देंगे, लेकिन तू किसी से मत बोलना। महिलाओं के पेट में कहाँ बात पचनी थी। वो शाम तक पूरे गांव में, क्या पूरे इलाके में वायरल हो गया मामला। उन्होंने, प्रधान ने पुलिस को बुला लिया। जब 4 लठ पड़े फौजी को तो उसने बोल दिया कि मैंने मारा, चला गया जेल। तो इसी तरीके से जब बुलबुले गवाही दे सकते हैं, ऐसी अंकिता भंडारी के लिए भी समय गवाही दे रहा है। ईश्वर देख रहा है ऊपर से कि कौन अपराधी है। तो ये दुष्यंत गौतम हो, अजय कुमार हो या अन्य भी हो, ये सबके नाम बाहर आएंगे। भाजपा हमेशा सत्ता में तो नहीं रहेगी। अभी तो कुछ ही लोग बोल रहे हैं, जैसे ही ये सत्ता से हटेंगे हजारों लोग बोलेंगे, हजारों अंकिताओं की बात सामने आएगी कि एक ही अंकिता नहीं थी, कितनों को इन्हें अपनी अय्यासी का शिकार बनाया, कितनी लड़कियों को इन्होंने उस चीला बैराज में मार के फेंका। कुछ पता थोड़ा है, हमारे पास तो सारी खबरें आती कि वो करते क्या थे वहाँ, और जो कुछ बोलता था उसे चीला में फेंक देते थे। तो ऐसा नहीं है। ईश्वर का जो सीसीटीवी कैमरा है वो 24 घंटे चलता है, 365 दिन चल रहा है। और देर सवेर ये वीआईपी तो छोड़िए, इनसे ऊपर के भी वीआईपी हैं जो केंद्र में बैठे हुए हैं, बड़े पदों में हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हो आप बीजेपी पे। उनके नाम भी बाहर आएंगे, उनके नाम भी बाहर आएंगे। और मैं आरोप ये भी लगा रहा हूँ कि दुष्यंत कुमार और अजय कुमार पे कार्रवाई इसलिए नहीं करते, फिर ये जो है ऊपर वालों की पोल खोल देंगे कि हमारे ऊपर ये भी तो आता था, ये भी तो आता था। तो ये पूरी इनकी चेन चल रही है। मैं तो पुष्कर सिंह धामी जी को भी बोलता हूँ कि शायद पुष्कर सिंह धामी जी, जो बार बार इनकी बात होती है कि इनको हटाया जाएगा हटाया जाएगा,
ये भी शायद ब्लैकमेल ही कर रहे हैं कि भाई मुझे हटा रहे हैं। ये भी जाते होंगे पुष्कर से इसके पास, दुष्यंत गौतम के पास, जाते होंगे अजय कुमार के पास कि भाई मुझे हटा रहे हैं, मेरी पैरवी करो, नहीं तो मैं जो हूँ हट जाऊंगा। तो तुम गए तो फिर पैरवी होती होगी। फिर ये दुष्यंत कुमार या अजय कुमार दौड़ के जाते होंगे मोदी जी के पास, जाते होंगे दौड़ के अमित शाह के पास कि बचाओ उसको, धामी को रखो। अगर धामी जाता है तो सारी पोल पट्टी खुलती है। अब तो पहाड़ ये जब खुलेगी पहाड़ बात के ना, मुद्दों पे लड़ते हैं। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और केंद्र तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी पूरी बात। आप पहाड़ के मुद्दों पे लड़ते हैं, जल, जंगल, जमीन, इन सब मुद्दों को आप, जो हमारे यहाँ के प्राथमिक जो मुद्दे हैं वो आपके पास हैं। राज्य बनाने में भी आपने अच्छा खासा संघर्ष करा, आपके जो भी पुराने नेता थे उन्होंने संघर्ष करा तो ये राज्य मिला है आज। ये कांग्रेस या बीजेपी की देन तो है नहीं। 44 शहादतें जिनकी हुई हैं उसके बाद ये राज्य मिला। 25 साल में राजधानी नहीं मिली। अब आप धामी जी वाली बात कह रहे हो कि कोई हटा रहे हैं, फिर आ रहे हैं हटाने वाला। ये इनको चुनाव हारने के बाद दोबारा फिर चुनाव लड़वाया गया दूसरी जगह से, फिर बनाया इनको मुख्यमंत्री। और वहाँ की जो खटीमा की जनता थी उन्होंने इनको नहीं सपोर्ट करा। इससे सीधी बात, एक तो संदेश जनता का ये है कि अगले आदमी ने विधायक रह के हमारे यहाँ विकास नहीं करा। अगर आप भी कल को विधायक बनते, अगर दोबारा हार जाते हैं तो रीजन यही है ना, आप नहीं करोगे काम नहीं किया तो जनता आपको नकारा हराएगी। जाएगा, नकारा जाएगा। अगर यही परिपाटी बीजेपी ने करनी थी तो ये खंडूरी जी के टाइम पे क्यों नहीं हुआ? आप किस नजरिए से देखते हैं इसको कि हारे हुए आदमी को फिर दूसरी जगह से चुनाव लड़ाओ, फिर मुख्यमंत्री बनाओ? देखिए, ये तो मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि जैसे अंग्रेजों का शासन होता था तो सरकार लंदन से चलती थी और दिल्ली उपनिवेश होता था। आज लंदन की जगह दिल्ली आ गया है और आज हमको उत्तराखंडियों को, पहाड़ियों को ये उपनिवेश बना रखा है कि इनका शोषण करो, यहाँ शराब के अवैध कारोबार करो, यहाँ की ज़मीनों पर कब्जा करो, यहाँ रिजॉर्टों पे कब्जा करो। यहाँ के लिए यूसीसी जैसे कानून लाए जाते हैं जो कि पूरे देश में कहीं लागू नहीं है। लिव इन रिलेशन यहीं लागू किया जाता है। क्यों किया जाता है? अय्यास गाह बनाओ यहाँ पे। यहाँ पे अगर वैश्यवृत्ति का ही दूसरा नाम लिव इन रिलेशन है। वैश्यवृत्ति को आप अपराध मानते हैं, लिव इन को आपने कानूनी जामा पहना दिया कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट में रहो। अरे क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या संविदा होती है? ये सनातन धर्म है, ये हिंदू धर्म है। जब 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 जन्मों का वचन लिया जाता है कि हम साथ रहेंगे, साथ अगर जैसी भी स्थिति है हम निभाएंगे एक दूसरे से। अब आप कह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, 6 महीने रहो, साल भर रहो, बच्चा पैदा करो और फिर हट जाओ। तो ये तो अय्यासी करने का इन्होंने परमिट दे दिया है उत्तराखंड में कि बाहर के लोगों आओ, पहाड़ की भोली भाली लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट में फंसाओ, उनसे बच्चे पैदा करो। बच्चे पैदा का मतलब, करने का मतलब यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करो। वो तो किसी भी धर्म का आएगा, उसमें तो धर्म का भी नहीं है। ये तो जिहाद की बात करते थे कि ये जिहाद हो रहा है, ये थूक जिहाद, अलाना जिहाद। ये कौन सा जिहाद है? लिव इन जिहाद नहीं है क्या भाई? उसमें तो धर्म है ही नहीं। उसमें तो मुस्लिम व्यक्ति भी आएगा, वो आपकी बहन बेटी को प्रेग्नेंट करेगा उस दायरे में रह के, और आप उसको सामाजिक रूप से भी उसका बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। आप प्रेग्नेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ तक तो बात हो ही नहीं रही है। तो इतनी अय्यासी हो रही है। आपको नैनीताल में आपने बीच में पढ़ा होगा 3-4 बहनों के मर्डर कर दिए, 4-5 महीने रह के मर्डर कर दिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब जब आपने यहाँ यूसीसी लागू करके खुला लाइसेंस दे दिया है कि उसमें धर्म की तो कोई बात ही नहीं है। अरे हिंदुस्तान छोड़िए, विदेशी आदमी यहाँ आके जो है रह जाए और यहाँ 1 साल में यहाँ बच्चे पैदा करके चले जाए और वो बच्चा यहाँ का निवासी हो गया, आपका मेरे जैसा जो हम यहाँ के मूल निवासी हैं, उसकी हैसियत और हमारी हैसियत बराबर हो जाएगी। नहीं, वो तो आज भी आपको लगता नहीं हम लोग कोई मूल निवासी कौन है यहाँ पे? आप मूल निवासी हो यहाँ के? नहीं, अब हम मतलब नहीं, है, अगर लीगल आप कानूनी तौर पे देखते हैं आप मूल निवासी हैं क्या? लीगल तौर पे हम सभी, चाहे जो भी है, 1 साल वाला भी वही है और हमारी हैसियत भी वही है। तो हमारी लड़ाई यही तो है कि भाई हम यहाँ के प्राइमरी सिटीजनशिप राइट हमारा है, हम मूल निवासी है। जैसे अन्य प्रदेशों में 1950 वाला जो क्राइटेरिया है सारे प्रदेशों में लागू है, केवल उत्तराखंड में ही लागू नहीं है। क्यों लागू नहीं है? उपनिवेश बनाने की साजिश रही है शुरू से कि उत्तराखंड को उपनिवेश बनाओ। क्यों बनाओ? आपको पता है कि लैंड बैंक पूरे देश में खत्म होता जा रहा है। ये खाली जो जमीनें, पहाड़, सुंदर झरने, झीलें, नदियाँ, जंगल, ये कहाँ है? ऐसा आपको स्वर्ग कहाँ मिलेगा? तो इस पे गिद्ध दृष्टि है कि जहाँ जमीनें नहीं रह गई है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली जैसी जगह आप सोचिए, क्या करोगे आप पैसे का? सांस तो ले ही नहीं सकते हो। तो सबकी गिद्ध दृष्टि उत्तराखंड पे है। यहाँ देखिए सारे पूरा खाली पड़ा हुआ है।
और ऊपर से जंगली जानवरों का आतंक। जो थोड़ा बहुत जंगल रह रखे हैं इनमें तो मतलब अब भालू और गुलदार इतने ज़्यादा हो गए कि वो बस्तियों की तरफ आ रहे हैं। तो लोग भागेंगे यहाँ से। जब लगातार वो घरों में घुसेंगे, लोगों को मारेंगे, तब तो ये पूरा चिड़ियाघर ही बन जाएगा उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका। पहाड़ के जो 9-10 जनपद हैं, यहाँ कैसे रहेगा आदमी बताइए। और उसके बाद फिर करो यहाँ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म चलाओ, रिजॉर्ट बनाओ, अय्यासी करो, यही तो चाहते हैं ये लोग। तो इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि हम पहाड़ी लोगों को समझाएं कि आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश, यूसीसी लागू करके, आपका मूल निवास खत्म करके, सशक्त भू कानून नहीं लागू करके की जा रही है। यहाँ रोजगार इसलिए ही नहीं दिया जा रहा है कि आप यहाँ से पलायन करके आप खाली करके चले जाएं और उसके बाद बाहरी प्रदेशों के लोग यहाँ आए, अपनी अय्यासी करें, रिजॉर्ट बनाएं और यहाँ का लुत्फ लें, क्योंकि ये तो स्वर्ग है। बिक चुका है। मैं आपको बताऊं, आप इधर कभी मांडला की तरफ साइड गए हैं? नहीं गए हैं? मैं सब मांडला जगह- बड़ी सब- सुंदर जगह है। तो सब जगह आपने घूमा देखा होगा उस जगह में सारे रिजॉर्ट हैं। बिल्कुल सब जगह, चाहे मुंशियारी से लेके आप हमारे इधर यमकेश्वर की बेल्ट में चले जाओ, लेंसीडाउन में चले जाओ, जहरी काल में चले जाओ, सब जगह जमीनें बिक रही हैं सारी। मैं परसों टिहरी गया था तो झील के किनारे की जो है सारी जमीनें हैं वो बिक चुकी हैं। और जो वहाँ सड़क बनाई जा रही है, जिनके होम स्टे हैं, उनको बोला जा रहा है कि अपना कंपेंसेशन पकड़ो और तुम हटो, यहाँ 5 स्टार होटल बनाएंगे। तो ये की साजिश नहीं है तो क्या है? हम ये चाहते थे कि ये प्रदेश मूल निवासियों के हाथों में रहे। यहाँ पर जो है हम जो है, हमारी जो संख्या है, संख्या बल जो है हमेशा ज़्यादा रहे। लेकिन जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, डेमोग्राफी जिस तरह से चेंज की जा रही है, आप ये समझ लीजिए कि आने वाले कुछ सालों में पहाड़ी यहाँ अल्पसंख्यक होने वाला है। और बड़े शहरों में हो चुका है, देहरादून में देखिए, हरिद्वार में देखिए, हल्द्वानी में देखिए, पहाड़ी अल्पसंख्यक हो चुका है। और जिस तेजी से यहाँ पहाड़ों में ज़मीन बिक रही है, हम लोग पहाड़ों में भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। फिर कैसा पहाड़ी प्रदेश, कैसी 42 लोगों की शहादतें, कैसी वो कुर्बानी जो हमारी माताओं बहनों ने मुजफ्फरनगर कांड में दी। तो बहुत बड़ी साजिश उत्तराखंड इस पहाड़ी प्रदेश के खिलाफ चल रही है। उस बात को हम समझ रहे हैं बुद्धिजीवी लोग, और हम अपने पहाड़ी भाइयों को, बहनों को समझाना चाहते हैं। युवा समझ चुका है इस बात को। अब युवा के हाथों में दारोमदार है कि वो इस बात को किस तरह से माँ बहनों को समझाता है। क्योंकि माँ बहनें जो है ना, मोदी जी के नाम पे, 5 किलो राशन के नाम पे, ढोलक चिमटे के नाम पर अभी भी भाजपा को वोट कर रही हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जिस दिन हमारी माँ बहनें समझ गई कि भाई हमारे युवाओं का भविष्य क्षेत्रीय दल ही अच्छा बनाएगा, वही सही तय करेगा, और उस दिन सत्ता परिवर्तन हो। कौन समझेगा? आप देख रहे हो, अभी आपने हाल फिलहाल बिहार देखा, हमारा चुनाव आयोग है, निष्पक्ष संस्था उसको बोलते हैं, चुनाव भी हो रहा है और 10-10 हजार रुपये भी मिल रहे हैं। ये क्या है? ये 10,000 तो अघोषित घूस ही तो है, वोट तो खरीदा जा रहा है ना। ऐसे में आपको कैसे लगता है आप नहीं, हम ये मानते हैं कि देखिए, जब अति किसी चीज़ की हो जाती है तो उसका फिर अंत होता है, चाहे किसी का भी रहा हो। इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर कांग्रेस की इतने सालों तक सरकार थी तो वो भी तो निरंकुश हो गए थे, वो भी तो भ्रष्टाचार कर रहे थे। और जो भ्रष्टाचार उन्होंने 70 सालों में किया, इन्होंने तो 10-15 साल में उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है हर मामले में। उस तरह का आर्थिक भ्रष्टाचार के अलावा सामाजिक भ्रष्टाचार भी जो आप देख रहे हैं, ये यूसीसी ला रहे हैं, ये कभी कांग्रेस ने सोचा क्या ऐसा यूसीसी लाने का उत्तराखंड में? कांग्रेस ने कम से कम ये अपराध तो नहीं किया था। भाजपा की कैसे हिम्मत हो गई आप बताइए? ये सोच रहे हैं कि ये पहाड़ी लोग ये राष्ट्रवाद के नाम पे एक तरफ फौज में अपनी कुर्बानी देंगे और यहाँ सर झुका के हमें वोट देते रहेंगे। क्यों भाई? तुम्हारी बहनों के साथ अत्याचार करोगे, शोषण करोगे, हमारी ज़मीनों को बिकवा दोगे, यूसीसी जैसे कानून लाके आप यहाँ की पूरी डेमोग्राफी चेंज करवाना चाहते हैं, यहाँ बाहरी प्रदेशों के लोग को बसवाना चाहते हो, हमें अल्पसंख्यक बनाना चाहते हो, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमने विद्रोह कर दिया है, युवा बिल्कुल क्रांति का झंडा लेकर खड़ा है। महिलाएं जिस दिन समझ जाएंगी हमारी, और समझेंगी जब एक युवा अपनी माँ के पास जाके बैठेगा चूल्हे पर, बोलेगा कि माँ यूकेडी को वोट करना है, नहीं तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा, यहाँ डॉक्टर नहीं आएगा। भुवन भाई कितने भी आंदोलन कर ले, नहीं आएगा डॉक्टर तो नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। और जिस दिन यूकेडी की सरकार आएगी, राजधानी गैरसैंण होगी, सारे विधायक मंत्री, मुख्यमंत्री जब गैरसैंण बैठेगा तो डॉक्टर क्यों नहीं बैठेगा भाई? ये बात तो तय हो गई ना। जब सरकार यहाँ से चलेगी तो डॉक्टर क्यों नहीं होगा? उस दिन डॉक्टर भी होगा, मास्टर भी होगा, रोजगार भी होगा, बाग बगीचे भी होंगे, फल उद्यान भी होंगे, जैविक खेती भी होगी, सब कुछ होगा उस दिन। केवल एक डिसीजन, एक महत्वपूर्ण डिसीजन, राजधानी उठा के गैरसैंण, पूरी स्थितियां ठीक हो जाएंगी और उससे कुछ
प्लेन के इलाके का कोई हम गलत भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इतना जाम लग रहा है। वो तो चाहते ही हैं वहाँ के लोग कि कुछ भीड़ वहाँ से कम हो। नहीं, आप देहरादून में रहते अस्पताल, हैं, प्राइवेट मैडम भी- अस्पताल दुनिया भर के हैं मैडम वहाँ भी पे। रहती हैं। देहरादून क्या शहर था, रिटायर्ड अधिकारियों का यस। साफ सुथरा एक शहर था, अच्छा खासा। बस इसी नाम से जाना जाता था कि रिटायर्ड अधिकारी जो है देहरादून में रहते हैं, वहाँ बसते हैं। हम अभी कई बार जाते हैं, वो लोग कहते हैं हम तो चाहते हैं यहाँ से राजधानी हट जाए, ये दुनिया भर का जाम, दिन रात हों पो, हम तो परेशान हो गए हैं। आप भी उनमें से एक हैं। लोकल बहुत परेशान है। देहरादून के जो वासी हैं, किसी को हॉस्पिटल भी ले जाना हो, आप सोचिए वहाँ पर एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिलता है, इतना जाम हो जाता है। और जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है, आप सोचिए मई जून के टाइम में तो पूरा राजपुर रोड देखिए, घंटा घर से लेकर मुझे लगता है कि पूरा ऊपर ओल्ड मसूरी रोड तक तो कई घंटों का जाम होता है। अब पुलिस भी हाथ खड़े कर देती है, ट्रैफिक पुलिस भी हाथ खड़े कर देती है, राइट लेफ्ट सेंटर से जो, और तीन पैरेलल रोड होते हुए भी मसूरी के लिए इतना जाम लग जाता है कि लोकल परेशान हो जाता है। बच्चे सड़क पार नहीं कर पाते। स्कूलों की छुट्टी के टाइम में हालत ये होती है कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से हम अपने बच्चों को सड़क पार करवाएं। ये हालत है देहरादून की, पूरा शहर चोक्ड हो जाता है एक तरह से। ऐसे में आशुतोष भाई की बात बहुत साफ है, अगर जी। राजधानी यहाँ बनती है, हाँ। एक आप नया शहर बसाते हैं, जी एक नया पूरे शहर- क्षेत्र का पूरा विकास होगा, शहर पूरे क्षेत्र का। बसाएंगे, क्षेत्र का भी विकास होगा। हाँ। और देहरादून के आप लोग जो दुखी हो गए हैं हाँ। उनको मिलेगी। बिल्कुल। तो आशुतोष भाई, आज चौखुटिया में आप भुवन भाई को चुनाव लड़ाने के लिए आए हैं या वैसे भरोने? उनमें विधायक बनने का पूरा दमखम है, और हम तो चाहते हैं कि भाई इसी तरीके से उनका जनाधार बढ़ता रहे और वो विधायक बने। उसमें कोई जो योग्य होगा वो विधायक बनेगा। ये मतलब ये तो जनता ही तय करती है। हम तय करने वाले कौन होते हैं? हम तो शुभकामना दे सकते हैं, और शुभकामना हम दे रहे हैं उनको। भाई आप जिस तरह से आपका नाम जो है प्रदेश स्तर पे ऑपरेशन स्वास्थ्य को लेकर, आप तो मैं बोलूँगा ऑपरेशन स्वास्थ्य के प्रणेता आप ही हो। उसके बाद देखिए यहाँ से चलने के बाद पिलखी में आंदोलन चला, जहाँ 3 बहनें हमारी जो है प्रेग्नेंट जो थी और वो डिलीवरी के टाइम पे उनकी डेथ हुई, वहाँ आंदोलन चला, चम्मा में चला, चौबट्टा खाल में चला, पूरे प्रदेश में ये आग लग चुकी है। तो ये अलग जगाने वाले हमारे भुवन भाई हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है पहाड़ी इलाकों की, ये ऑपरेशन स्वास्थ्य के लिए अगर कोई बड़ा सबसे बड़ा नेता है तो वो भुवन कठेत है। तो कठाई जी से बात कर लेते हैं थोड़ा। कठाई जी, आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, चुनाव का मैक्सिमम बताऊं, पूर्व में मेरी धर्मपत्नी जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं, मैं ग्राम प्रधान का भी लड़ चुका हूं। मैं एक पूर्व सैनिक हूं। मैं चुनाव लड़ने के लिए ये तो बाकी बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं थी, चाहे वो पूर्व का जिला पंचायत का था। पर एक आप उसमें चाहे मेरी कमी समझो उसको, चाहे मेरा ईगो समझो या घमंड, जो आप उसको समझते हो या अच्छा ही समझो, अगर किसी चीज़ की मैंने घोषणा कर दी तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस मेरी घोषणा को वापस नहीं ले सकते। मतलब ये घोषणा है कि विधायक का 2027 में आपने चुनाव लड़ना है? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उसमें आपको यही बताता हूँ, मैं पहले से आता हूँ, जिला पंचायत का चुनाव भी मैं नहीं लड़ना चाहता था। वो मित्रों के द्वारा, शुभचिंतकों के द्वारा वो चाहते थे कि लड़े, और उनको पता है भुवन कठार की कमी क्या है। पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि भुवन कठार की सबसे बड़ी कमी क्या है, कि उसके मुंह से कुछ शब्द कहलवा दो, फिर उसके बाद वो पीछे नहीं हटेगा। मान के चलो मैंने आज कुछ भी कह दिया, मैंने कहा कि भाई मैं आशुतोष भाई के या जो भी है, मैंने जो कह दिया फिर मैं पीछे नहीं हटता हूँ। वो उसको पीछे ले सकते तो आप प्यार से, मोहब्बत से या उन चीज़ों से। तो वही मैं फिर आ रहा हूँ, जिला पंचायत का चुनाव भी मैं नहीं लड़ना चाहता था। मित्रों के कहने पे, शुभचिंतकों के कहने पे चुनाव को लड़ा, और बहुत बड़ा जनता का आशीर्वाद मिला। खुद मेजर संतोष भंडारी जी यहाँ मुझे आशीर्वाद देने आई, या अपनी बहू को, मैं तो नहीं था पंचायती उसका, मेरी धर्मपत्नी गीता कठायत थी, स्वयं आशुतोष भाई आए, और व्यक्तिगत उन्होंने जो फंडिंग भी बहुत ज़्यादा, नहीं मैं जो सत्य हो कहूँगा, बहुत ज़्यादा फंडिंग मुझे कर रहे थे वो, जो उनके हैसियत है जो भी। मैंने कहा भाई जी आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, और फंडिंग आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो कोई बात नहीं, आप एक 10 रुपया दे दीजिए आशीर्वाद में। लेकिन मैं उस फंडिंग को घोषित नहीं करना, तो बहुत अच्छी मोटी रकम उन्होंने एक चुनाव लड़ने के लिए अपनी बहू को यहाँ दे के गए हैं। अब आता हूँ मैं विधायक के उसमें। देखिए, विधायक का भी चुनाव लड़ने का मेरा कोई विचार नहीं था। जनता चाहती है, बिल्कुल चाहती है, आशुतोष भाई चाहते हैं
मेजर भंडारी जी चाहते हैं, हमारे भाई अशोक कुमार जी एडवोकेट वो भी बैठे, पूरी जनता चाहती है, चाहते हैं, सब हैं। पर मैंने साफ शब्दों में मना, और ये अभी से नहीं, ये 2 साल से पहले से मेरे सम्मानित मित्र क्षेत्रवासी कहते आप विधायक का चुनाव लो, मैंने कहा नहीं लड़ूंगा। कारण बताता हूँ, राजनीति दलदल, एक आम बस की, हमारी बस की बात नहीं थी, फंडिंग, मैंने कहा नहीं लड़ूंगा। तो नहीं लड़ूंगा कहा, और नहीं भी मैंने कोई विचार नहीं था, नहीं भी मैंने लड़ना नहीं था। जैसे ऑपरेशन स्वास्थ्य का माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा जनपद, जब उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम आपके काम को करेंगे, हम हमें 20 दिन का समय दीजिए, और आश्वासन हमने ऐसे नहीं माना, 40 से लेकर 50% धरातल पर काम हो चुका था। तो हमने कहा कि हमने थोड़ा उनको भी समय देना चाहिए, तो हमने समय दिया। जब हमने 20 दिन का समय दिया, तो उन 20 दिनों के समय में मुझे भी समय मिला, हमारे आंदोलनकारी साथियों को भी समय मिला कि वो अपने शादी का सीजन चला है, निमंत्रण चल रहे हैं कि हम भी वहाँ जाएं। तो गए, जब जनता के बीच में सुनने को मिला कि भुवन कठायत तो यूकेडी का ग्राउंड बना रहा है। हाँ, ये अटल सत्य है कि मैं यूकेडी का विचारधारक हूँ। मेरे मित्र बहुत ज़्यादा, चाहे वो प्रदेश स्तर पर बोलिए, मेरे आंदोलनकारी साथी यूकेडी से हैं। और 1 वर्ष पूर्व गोदी आंदोलन पर मैंने घोषणा की थी कि मैं किसी के लिए वोट नहीं मांगूंगा, किसी के लिए भी मैं वोट नहीं मांगूंगा, जिसने चुनाव लड़ना है जनता खुद तय करे। जब वो घोषणा वहाँ हो चुकी थी, और आंदोलन में बार बार ये घोषणा हो रही थी कि आंदोलन जनता का है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, सब कुछ है। जब 20 दिनों में देखा, वो चाहे वो विपक्षियों का हो, क्या हो, साजिश हो, कोई कहता है भुवन कठायत यूकेडी का ग्राउंड बना रहा है, कोई कहता है भुवन कठायत मदन बिष्ट के लिए ग्राउंड बना रहा है, कोई कहता है कि भाजपा अनिल शाही के लिए, अन्य तमाम किस्म के नाम ले रहे हैं। और जबकि मैं और मेरे साथी आत्मा के साथ, अब चुनाव लड़ोगे तो ये तो एक दलदल है, अब तो और एलिगेशन लगेंगे, उनके लिए भी तो तैयार रहना होगा आपको। आ रहा हूँ सीमा, आ रहा हूँ। तो जब ये सब कुछ देखा तो पीड़ा हुई मन में। तो फिर मैंने हमारी कुमाऊनी में दर्द बोलो या गुस्सा बोलो, तो मैंने घोषणा की कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मैं आप एक इसमें ये भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जब मैंने घोषणा कर दी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो अब क्यों नहीं कह रहे हैं वो जनता या वो लोग कि भाई भुवन कठायत तो अब किसी भी पार्टी का नहीं, निष्पक्ष है, उसका मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट था, वोट अपनी जगह है, कि बिल्कुल वो जनता के लिए लड़ रहा था, किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहा। अब क्यों नहीं कह रहे? ये भी मैं भी पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वही लोग जो दुकानों पे या सोशल मीडिया पे ये कह रहे थे कि भुवन कठायत यूकेडी के लिए काम कर रहा है, भुवन कठायत मदन बिष्ट के लिए काम कर रहा है, भुवन कठायत अनिल शाही जी या बीजेपी या भाजपा कांग्रेस के लिए काम, तो अब ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि वो आंदोलन बिल्कुल जनता का था? अब ये क्यों नहीं कहा जा रहा? अब तो मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ ना, उस टाइम से ना। अब दूसरी बात रही चुनाव की, तो ये अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी, चाहे मेरे पिताजी मेरे साथ ना थे, मेरी माताजी मेरे साथ न थे, मेरी धर्मपत्नी मेरा साथ न दे, मैं चुनाव लड़ूंगा। पर चुनाव के लिए मैं अभी ना वोट मांगने जाऊंगा, क्योंकि मेरा पहला मुद्दा ऑपरेशन 7 चौखुटिया, अंकिता भंडारी की लड़ाई, भाई आशुतोष नेगी के साथ जो भी हमसे कदम से जितना हो सकता था हम उनके साथ रहे और भविष्य में भी रहेंगे। और प्रदेश के अन्य हमारे युवा और अन्य लोग भी लड़ रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और उसके बाद राजधानी कैट्स आप होते हैं, उन पर ही जनता देर सवेर विश्वास करती है, और वही लीडर बनते हैं, और वही लोग परिवर्तन लाते हैं। ये आप इतिहास उठा के देख लीजिए। दिल से जब आदमी साफ होगा और उसकी नीयत साफ होगी, वही आगे बढ़ेगा, वही नेता बनेगा। बाकी पैसा धरा का धरा रह जाता है। शराब आप कितनी भी पिला लें, वो एक रात सुबह उतर जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जो छवि आपके मन मस्तिष्क में अंकित हो जाती है, वो फिर कभी नहीं हटती। मेजर साहब, आप तो खुद मातृशक्ति भी हैं, तो माताओं का ही सारा दारोमदार उत्तराखंड की राजनीति में है। पिछली बार का अगर हम आंकड़ा उठा के देखें तो मातृशक्ति के ही वोटों से बीजेपी की सरकार बनी है। कोई, अब आप जुड़ गए हैं पार्टी से, तो कोई संदेश देना चाहेंगे हमारी मातृशक्ति को? बिल्कुल, मैं मातृशक्ति को यही संदेश देना चाहती हूँ कि 5 किलो अनाज को छोड़िए, ढोल की चिमटा छोड़िए, धर्म की राजनीति छोड़िए। सिर्फ अपने पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड को बचाने के लिए आपको एक सही पार्टी को चुनना होगा। 25 प्रदेशों में 25 वर्षों में आपने जो ये हालत आज देख ली है,
और अब आपको जागना पड़ेगा। मातृशक्ति का यही मेरा एक निवेदन भी है, आह्वान भी करूंगी कि उत्तराखंड में 2027 में अपने दिमाग से काम लीजिए, इमोशन को छोड़िए। इमोशंस जो कहते हैं ना कि इनका जो एक नारा है ना, ये धर्म की राजनीति खेलते हैं। यहाँ पर धर्म खतरे में है, कोई धर्म खतरे में नहीं है, ना कोई सनातन खतरे में है। यहाँ की बेटियां जरूर खतरे में हैं, उत्तराखंड की माएँ खतरे में, उत्तराखंड की बेटियां खतरे में, उनको बचाइए। और तब आप पहाड़ी प्रदेश में जो एक हमने परिकल्पना की थी कि पहाड़ी प्रदेश कैसा होना चाहिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। तो माताओं को तो मैं बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि मातृशक्ति भी आज इतनी परेशान है, जितने भी जन आंदोलन हो रहे हैं 90% महिलाएं होती है, 10% पुरुष होते हैं। तो महिलाएं ही इस प्रदेश को अभी 27 में सत्ता बदलने वाली है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और माँ धारी देवी, बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल यहाँ पर भुवन भाई को तो मैं यहाँ से आज ही इनको शुभकामनाएं भी देती हूँ। और हमें पता है कि भुवन भाई जैसे विधायक जब विधानसभा में बैठेंगे तो सचमुच काम होगा, जेब भराई नहीं होगी, सचमुच प्रदेश के लिए काम होगा। और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में, और मेरी पूरी गुड विशेस इनके साथ में। और हम बिल्कुल भुवन भाई को इस जगह से एक विधायक के रूप में मैं देखना चाहती हूँ। मैं एक यहाँ पर हम यही चाहते हैं, पत्रकार बंधुओं से भी मेरा यही निवेदन है पूरे प्रदेश के, कि आप उत्तराखंड की जो सच्चाई है वो जरूर जनता के सामने लाइए और मुद्दों की राजनीति जो होती है उस पर राजनीति करें। और मेरा भी यही कहना है कि अगर हमको जनता ने चाहा, जनता ने हमको अगर विधानसभा तक पहुंचाया तो हम दिखाएंगे, हम बदलेंगे। जो राजनीति की एक तस्वीर होती है, भुवन भाई के साथ मैं बिल्कुल अग्री हूं, क्योंकि वो भी एक पूर्व सैनिक है। क्योंकि सैनिक ऐसा व्यक्ति होता है जो सच्चा होता है और जो अपने दिल और आत्मा से पूरे देश की सेवा करने के लिए हर वक्त तत्पर रहता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा हमारे पास जो सरकार हमको दे रही है और हमारे अंतिम सांस तक हम जो जीवित हैं अपने इस पर पैसा, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन हमको जनता का प्यार चाहिए है, जनता का आशीर्वाद चाहिए। और जनता ने हमें सदन में बिठाया तो हम फिर काम करके दिखाएंगे और एक अलग तस्वीर उत्तराखंड की होगी अगले 5 वर्षों में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं हमारी ओर से आपको। धन्यवाद।